ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये आपके अभी नहीं, मतलब आप कह सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये आपके चारों सेमेस्टर में हिंदी जो है वो यही रहने वाली है। मतलब ये टॉपिक आपके सभी सेमेस्टर में सेम रहने वाला है। उसके साथ ही आप लोग का टेट, सुपर टेट और आप लोग कह सकते हो सी टेट, इन तीनों टेट में ये टॉपिक जो है सभी टेट में आता है। मतलब आप कह सकते हो सी टेट और सुपर टेट और टेट में ये तीनों जगह ये टॉपिक आता है। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहाँ ये टॉपिक जो है ये सेम है। तो अगर एक बार आप लोग अभी पढ़ लेते हैं देन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अभी अगर कवर कर लेते हो तो यहाँ से आपके 10 नंबर श्योर है। मतलब ये जो मैंने कल की 2 क्लासेस थी, मतलब कल की क्लास और परसों की क्लास जो थी, वो आपकी दोनों क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज की जो क्लास है वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी बाह्य प्रसंग कहते हैं। बाह्य प्रसंग का मतलब होता है जब हम लोग बोलते हैं किसी भी वर्ड को, हम लोग अगर बोल रहे हैं तो वर्ड नॉर्मल सी बात है हमारे मुंह से बाहर निकलेगा ना। जब हम किसी भी वर्ड का उच्चारण करेंगे उस समय जो भी वर्ड हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं, अभी हम लोगों ने व्यंजन में देखा था उच्चारण करते हैं, वो वर्ड क्या होते हैं, वो वर्ड मुख से बाहर आने की कोशिश करते हैं। चेष्टा मतलब होता है कोशिश करना, तो वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है, बाह्य प्रसंग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन सब के बारे में हम लोग प्रॉपर अभी पढ़ाई करेंगे। उसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि क्या कैसी चीज़ें रहती हैं। तो बाह्य प्रसंग आप समझ रहे हैं क्या होता है। बाह्य प्रसंग होता है मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है, मतलब जो आप वर्ड बोलोगे तो आपका मन करेगा कि ये वर्ड का हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, बहुत जल्दी से बाहर निकलेगा। उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे ही हम लोग कहते हैं बाह्य प्रसंग। क्या कहते हैं, बाह्य प्रसंग कहते हैं। आगे देखते हैं। बाह्य प्रसंग के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कैसे होते हैं, एक पहला होता है स्वरतंत्र है। स्वरतंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर जो हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ को। स्वरतंत्र क्या होता है, स्वरतंत्र जहाँ से हम लोग अपनी कोई भी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं या जो आवाज़ निकलती है उसे ही हम लोग स्वरतंत्र कहते हैं। स्वरतंत्र में सांस के कंपन, मतलब जब सांस हम लोग लेते हैं तो क्या सांस हल्की कंपन करती है, मतलब हल्की हिलती डुलती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ऐसे आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या ही चल रहा है ये, लेकिन मैं आपको समझाती जाऊँगी, एक एक पॉइंट में आप ये पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर करूंगी। जहां कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगी। तो देखते हैं ये जो होते हैं, ये अगर श्वास के कंपन के आधार पर देखा जाए तो जो व्यंजन होते हैं बाह्य प्रत्यय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार के। किसके आधार पर, सांस के कंपन के आधार पर बाह्य प्रत्यय जो है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है घोष और दूसरा होता है आप लोगों का अघोष। कौन सा होता है, दूसरा होता है आप लोगों का अघोष। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जिस भाषा को बोलने में स्वरतंत्र में कंपन हो। स्वरतंत्र मतलब आप समझ रहे हो जिससे हम लोग की आवाज़ निकलती है, वोकल कॉर्ड जो होता है ना हम लोग का, जहाँ से हम लोग की ध्वनियाँ निकलती हैं या जो हम वर्ड को उच्चारित कर रहे हैं उसे ही हम लोग स्वरतंत्र कहते हैं। जिस भाषा को बोलने में स्वरतंत्र में कंपन हो, कंपन मतलब वहाँ पे हल्का सा आप लोगों को वाइब्रेशन सुनाई दे, उन्हें हम लोग घोष कहते हैं या इन्हें ही हम लोग संघोष भी कहते हैं। मतलब घोष और सघोष व्यंजन की बात की जाए तो वे व्यंजन जिस भाषा को बोलने में स्वरतंत्र में कंपन हो उसे हम लोग कहते हैं घोष या सघोष व्यंजन। तो देखते हैं क्या होते हैं घोष व्यंजन और कौन कौन से होते हैं घोष व्यंजन। मैंने आप लोगों के साथ वर्ग डिस्कस किया था कि कितने वर्ग होते हैं हम लोग के 5 वर्ग होते हैं। किसमें, व्यंजन अगर देखा जाए तो व्यंजन के आप लोगों के 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, का से माँ तक आप लोगों के 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग होता है, उसके बाद आप लोगों का चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग, ये आपके 5 वर्ग होते हैं। और पांचों वर्ग में 5-5 वर्ड होते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था का से लेकर माँ तक आप लोगों के कितने वर्ड होते हैं, टोटल 25 वर्ड होते हैं और 5 वर्ग होते हैं। कितने, 25 वर्ड होते हैं आप लोगों के और आप लोगों के 5 वर्ग होते हैं। क्या होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। अगर आप लोगों ने कल की क्लास वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो ये आप लोगों के 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग में आप लोगों के 5-5 वर्ड होते हैं। तो यहाँ क्या है, आपके घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जो तीसरा वर्ग है, मतलब आप लोगों का काम ऐसे, अगर यहाँ खड़ी रेखाओं बात करें कैसे, ऐसे अगर इन रेखाओं बात करें, यहाँ आपकी 5 रेखा थी, ऐसे 5 वर्ण थे आप लोगों के, ये का हो गया, ये खा हो गया, ऐसे करके। तो यहाँ का ये जो तीसरी वाली है, तो जो तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग, उसके बाद या, रा, ला, वा, हा, ये आपके घोष व्यंजन होते हैं। मतलब इनको बोलते समय आप लोगों के स्वरतंत्र में कंपन होगा। कौन कौन से वर्ग, पहले तो वर्ग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन वर्गों की बात नहीं करी गई है, यहाँ पर इन वर्गों की बात की गई है। इसकी इन वर्गों की, तो तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग अगर कहा जाए तो घोष व्यंजन कहलाते हैं। तीसरे वर्ग को, चौथे वर्ग को और 5वें वर्ग को हम लोग घोष व्यंजन कहते हैं। उसके साथ ही या, रा, ला, वा, हा। मैंने इसको कैसे याद किया, मैंने इसको याद किया था 3, 4, 5 से। 3, 4, 5 प्लस या, रा, ला, वा, हा, ऐसे याद किया हुआ था। 3, 4, 5 में कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं वो देखते हैं। गा, जा, डा, दा, बा, ये आपके तीसरे वर्ग में आते हैं। मतलब 5 वर्गों का जो तीसरा व्यंजन है, मतलब आपके का वर्ग का, चा वर्ग का और टा वर्ग का जो तीसरा व्यंजन है वही यहाँ पे लिया गया है। देखिए, का, खा, गा, गा है ये। उसके बाद चा की चा, छा, जा, जा है ये। उसके बाद टा, ठा, डा, थर्ड व्यंजन है, तीसरा व्यंजन है। ता, था, दा, तीसरा व्यंजन है। पा, फा, बा, तीसरा व्यंजन है। तो आप लोगों के 5 वर्ग हैं, उन सभी का तीसरा व्यंजन यहाँ पर लिया गया है। कौन सा, तीसरा व्यंजन यहाँ पर लिया गया है। आपको समझ आ रही चीज़ें। अब आपका चौथा वर्ग क्या है, चौथा वर्ग जो है, चौथे वर्ग के जो क्या है, चौथा व्यंजन लिया गया है। मतलब 5 वर्ग जो है उसके आपके चौथे व्यंजन लिए गए। देखते हैं कैसे चौथे। आप करिए का,
खा गा घा। घा आपका का वर्ग का चौथा व्यंजन है, तो यहाँ घा लिया गया है। टा वर्ग का चौथा व्यंजन कौन सा है, जल्दी बताइए मुझे। चा वर्ग का चौथा व्यंजन कौन सा है, झा होता है आपका। चा छा जा झा होता है चौथा व्यंजन। टा वर्ग का चौथा व्यंजन बताइए। टा ठा डा ढा, तो ये ढा आपका चौथा वर्ग हो गया। उसके बाद आप बताइए मुझे ता वर्ग का चौथा व्यंजन। ता वर्ग का चौथा वर्ण बताइए मुझे। ता था दा धा, चौथा वर्ग धा है। उसके बाद आप पा वर्ग का मुझे चौथा वर्ण बताइए। पा फा बा भा। ये आप खुद करके देखिए, तभी आपको प्रॉपर चीज़ें समझ आएंगी। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को क्लियर कर लो, रिवाइज कर लो एक बार कि क्या कैसा रहता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जा सकता है कि बताइए जो ना है वो घोष व्यंजन है या अघोष व्यंजन है, तो आप कैसे बताएंगे ना घोष है। आप ऐसे ही बताएंगे कि पांचवा वर्ग देखेंगे 3, 4 और 5, ये 3 वर्ग जो होते हैं ये आपके घोष व्यंजन होते हैं। साथ ही या रा ला वा हा, ये आपको याद करने, ये इंपॉर्टेंट है। या रा ला वा हा, क्या ये या रा ला वा हा, ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पांचवें वर्ग की बात की है, तो जो आपके पांचवा वर्ग है, मतलब पांचवा वर्ग, 5 वर्गों का जो पांचवा वर्ण है वो सारा इसमें ऐड होगा। देखिए का वर्ग का देखिए, का खा गा घा ड़ा, ड़ा आ गया। चा छा जा झा यहाँ आ गया। टा ठा डा ढा ड़ा आ गया। पा फा भाभा माँ, पा फा ये माँ आ गया। ता था दा धा ना, ये पांचवा आ गया। सभी का पांचवा वर्ड है ये आपका, देख रहे हैं आप लोग, सभी का पांचवा वर्ड है ये है। तो आपको समझ में आया, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, साथ ही या रा ला वा हा, ये सब क्या है, ये सब आपके घोष व्यंजन होंगे। क्या होंगे, घोष व्यंजन होंगे। ये मैंने आपका प्रॉपर साफ कर दिया। एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपका तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग और साथ ही या रा ला वा हा, ये आपके आते हैं घोष व्यंजन में। ऐसे याद करिए, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस या रा ला वा हा। अच्छा ये बताइए, इनको हम लोग कौन से उसमें रखते हैं, ये कौन से व्यंजन होते हैं, आप ये बताइए मुझे। उस व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, आप लोगों के स्पर्श व्यंजन होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आपके स्वर होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं ये मुझे बताइए। या रा ला वा जो है ये क्या होते हैं, उस व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है, मुझे बस इतना बता दो। और कुछ नहीं पूछ रही मैं आपसे, मैं बस आपसे इतना पूछ रही हूँ कि ये व्यंजन जो है ये कौन से व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है या फिर आप लोगों के अंतस्थ व्यंजन है। फटाफट कमेंट करिए, मैं फट सबकी कमेंट देख रही हूँ। या रा ला वा जो है ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं, आप लोगों ने पढ़ाई की है ना, तो मुझे कमेंट रा ला वा हा। और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग जो है ये आते हैं घोष व्यंजन में। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अघोष व्यंजन क्या होते हैं। क्या होते हैं अघोष व्यंजन, जिस भाषा को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, मतलब जो हम लोग बोलते हैं तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती इनको बोलने में। जैसे कि हम लोग यहाँ बोला तो यहाँ वाइब्रेशन हो रही थी, बोल के देखिए, गा जा ड़ा दा वा घा झा धा भा ना मा ड़ा या रा ला वा हा। आपको आप जब बोलेंगे ना, रिपीट करिए इसको, आपको समझ आएगा कि हाँ वाइब्रेशन सुनाई दे रही है, आपका जो मुंह है वो वाइब्रेट कर रहा है, अंदर मतलब चीज़ें वाइब्रेट हो रही है। बट यहाँ हम लोग देखते हैं अघोष में क्या होता है, जिस भाषा को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, मतलब कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अघोष व्यंजन। ओके, इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं। इसमें एक वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आता है। कौन सा, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जो है ये आपके अघोष व्यंजन में आते हैं। मतलब पहले वर्ग के जितने भी वर्ड होंगे वो आपके अघोष व्यंजन में आएंगे और दूसरे वर्ग के जितने भी वर्ड होंगे वो आपके अघोष व्यंजन में आएंगे। अब देखते हैं पहले वर्ग में, तो का वर्ग का पहला अक्षर क्या होगा, बताइए। का वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा, का होगा ना। चा वर्ग का पहला वर्ग क्या होगा, वर्ण क्या होगा, चा होगा। टा वर्ग का वर्ग का पहला वर्ण क्या है, का होता है। चा वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, चा होता है। टा वर्ग का जो पहला वर्ण है वो क्या होता है, टा होता है। ता वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, ता होता है। पा वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, पा होता है। ऐसे ही दूसरी की बात करते हैं, जो दूसरा है, का के बाद क्या आता है, खा आता है। तो का वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा होता है, खा होता है। आपका चा वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा होता है, छा होता है। चा छा। टा वर्ग का दूसरा वर्ण क्या होता है, ठा होता है। ता का दूसरा वर्ण क्या होता है, था होता है। पा का दूसरा वर्ण क्या होता है, फा होता है। तो ये पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आप समझ लो। आप लोगों के जो हम लोगों ने का से माँ तक आप लोगों के पढ़े थे 25 वर्ण, 25 वर्ण में हम लोगों ने 5 वर्ग देखे थे। 5 वर्ग में जो पहला और दूसरा वर्ग है उसके आप लोगों के आएंगे अघोष व्यंजन, और चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो होगा वो होंगे आपके घोष व्यंजन। उसके साथ ही शा शा शा, ये जो तीनों सा हैं ये आएंगे आपके अघोष व्यंजन में। कौन से आएंगे, तीनों सा आपके अघोष व्यंजन में आएंगे। उसके साथ पहला वर्ग और दूसरे वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब आएंगे आप लोगों के अघोष व्यंजन में। घोष व्यंजन में आप लोगों के या रा ला वा और हा भी आएगा। उसके साथ आप लोगों के तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग जो है ये सब आपके घोष व्यंजन होंगे। और अघोष व्यंजन में पहला और दूसरे वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे, शा 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 जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। या रा ला वा जो होते हैं ये आप लोगों के अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो बाह्य व्यंजन के हम लोगों ने तो बाह्य प्रत्यय के आधार पर दूसरा जो है वो होते हैं आप लोगों के श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर आप लोगों के, और हम लोग देखते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो बाह्य व्यंजन में आपके 2 प्रकार होते हैं, एक तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया और दूसरा ये है
सबसे पहला है आपका अल्पप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण जो है ये आप लोगों का इसका दूसरा पार्ट है। आप कह सकते हो बाह्य प्रयत्न में आपके एक तो घोष और अघोष से, दूसरे जो है वो अल्पप्राण और महाप्राण जो है ये आपके बाह्य प्रयत्न के आधार पर ही इसके दो पार्ट्स हैं। देखते हैं अल्पप्राण क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले अल्पप्राण किसे कहते हैं। क्या होती है? जिसे बोलने में बहुत कम समय लगे या जिसे बोलने में बहुत कम आपकी मात्रा लगे, आप ये भी कह सकते हो। जिसे हम लोग बहुत ईजिली बोल सकते हैं उसे अल्पप्राण कहते हैं। और महाप्राण वो होते हैं जिसे बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा प्रेशर लगता है जिस वर्णों को बोलने में। तो इसमें कौन कौन से वर्ग होते हैं वो देखते हैं। तो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो होते हैं सब आपके अल्पप्राण, मतलब उनको बोलने में बहुत कम समय लगता है या बहुत कम मात्रा लगती है। पहला वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, चा, टा, ता, पा, ये सब क्या है? ये सब आपके पहले वर्ग के हैं। तीसरे वर्ग में का वर्ग का तीसरा देखिए का, खा, गा, तो तीसरा क्या है? गा। चा वर्ग का तीसरा देखिए चा, छा, जा, जा क्या है? तीसरा। टा वर्ग का तीसरा देखिए टा, ठा, डा, क्या है? तीसरा। ता वर्ग का तीसरा देखिए ता, था, दा, तीसरा। पा वर्ग का तीसरा देखिए पा, फा, बा, तीसरा। ये क्या है? तीसरा। तो ये कौन सा पहला वर्ग हो गया, तीसरा वर्ग हो गया। अब बात करते हैं पांचवा। का वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होगा बताइए? का, खा, गा, घा, ड़ा। देखिए आपको अपने हाथ में गिनती करते हुए देखना है। चा वर्ग का आप बताइए मुझे पांचवा वर्ण कौन सा होगा? इंगा होगा। आगे देखते हैं टावर का पांचवा वर्ण क्या होगा? ला होगा। तावर का पांचवा वर्ण क्या होगा? ना होगा। पावर का पांचवा वर्ण क्या होगा? मा होगा। तो का वर्ग का पहला अगर पहला वर्ग देखते हैं तो का, चा, टा, ता, पा। तीसरा वर्ग देखते हैं तो गा, जा, ड़ा, दा, बा। पांचवा वर्ग देखते हैं तो ला, या, ड़ा, ना, मा। ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के अल्प प्राण होते हैं जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। बोल के देखिए, आप इनको बोल के देखिए। अगर यहाँ पे इनको डिवाइड किया गया है किसी के आधार पर तो ऐसा होता है सच में, तभी इनको अलग अलग बताया गया है कि अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं और उसके साथ घोष क्या होते हैं, अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो ये क्यों बताया गया? क्योंकि ऐसा होता है। आप बोल के देखिए, भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आप लोगों के अल्प प्राण कहलाते हैं। या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं अल्प प्राण। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग और या, रा, ला, वाह, ये आपके होते हैं अल्पप्राण। क्या होते हैं? अल्पप्राण। इनको कहते हैं अल्पप्राण। तो आपको अल्पप्राण समझ में आया? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? वे सभी भाषा जिसके बोलने के दौरान सांस की मात्रा अधिक निकलती है उसे हम लोग कहते हैं महाप्राण। मतलब जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है या फिर आप कह सकते हो जिन वर्णों को बोलने में बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है या वो वर्ड जिन्हें बोलने में हम लोगों को एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है उनको हम लोग कहते हैं महाप्राण। या फिर आप डेफिनेशन के वे में समझ सकते हैं तो वे वर्ड जिनको बोलने के समय जो सांस की मात्रा है वो ज़्यादा लेनी पड़ती है या जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है उसे हम लोग कहते हैं महाप्राण। एग्जाम्पल देखते हैं इनके कौन कौन से होते हैं। दूसरा वर्ग और आप लोगों का चौथा वर्ग होता है महाप्राण। दूसरे वर्ग में क्या है और चौथे वर्ग में क्या है? दूसरा वर्ग मतलब खा, छा, ठा, था, फा। का वर्ग का दूसरा वर्ण बताइए क्या होता है? खा होता है। चा वर्ग का दूसरा वर्ण क्या होता है? छा होता है। टा वर्ग का दूसरा वर्ण क्या होता है? ठा होता है। तो ये क्या है? ये आपका दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। चौथा वर्ग के व्यंजन घा, झा, ढा, धा और भा, ये होते हैं आप लोगों के महाप्राण। उसके बाद फिर जितने भी ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने? 4 होते हैं। तो चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं आप लोगों के महाप्राण में आते हैं। कौन कौन से? दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। उसके बाद शा, शा, शाहा, ये आते हैं आप लोगों के महाप्राण में। शा, शा, छा, ठा, था, फा, मतलब कितना ज़्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ी, इसलिए इनको कहते हैं महाप्राण। जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, प्रेशर भी ज़्यादा लगता है, इसलिए इनको महाप्राण में रखा गया है। तो आप लोगों से कहा जाए अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग जो है वो आपके अल्पप्राण में आता है। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग जो है वो आपके महाप्राण में आता है। आप लोगों के अल्पप्राण का यारा लावा ये आपके अल्पप्राण में आता है। महाप्राण में शाशा शाहा भी आप लोगों के महाप्राण में आता है। तो हम लोगों ने देखा घोष व्यंजन क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा अघोष व्यंजन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप लोगों के अल्पप्राण क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा महाप्राण क्या होते हैं। ये सब किसके आधार पर थे? ये सब थे आप लोगों के बाह्य प्रयत्न के आधार पर। किसके? बाह्य प्रयत्न के आधार पर। हम लोगों ने इसके 2 पार्ट। अभ्यंतर का मतलब है जो भीतर जा रहते हो या जिन्हें मतलब आप कह सकते हो भीतर। अभी हम लोग उनको समझते हैं। अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर। देखते हैं क्या होती है डेफिनेशन। वह चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। किसे कहते हैं? भीतर। वह चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है, मतलब हम लोग जब किसी वर्णों का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये वर्ड बहुत जल्दी जल्दी बोले या फिर इन्हें बहुत जल्दी बोलना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। डेफिनेशन देखते हैं। वह चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मतलब उच्चारण के पहले मुख के अंदर होती है, मतलब ऐसा लगता है जल्दी से इसको बोल दिया जाए, तो उन्हें हम लोग कहते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं।
अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर और बाह्य का मतलब होता है जो बाहर निकलते हैं। अभ्यंतर प्रति में सबसे पहला जो है वो है स्पर्श संघर्षी। क्या है? स्पर्श संघर्षी। क्या होते हैं स्पर्श संघर्षी? इनके बारे में देखते हैं। इसमें जिह्वा उच्चारण स्थान को रगड़ती हुई जाती है, मतलब इसमें जो जीभ है आप लोगों की वो उच्चारण स्थान को रगड़ते हुए मतलब टच करते हुए जाती है। इसे हम लोग कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। चा, छा, जा, झा, ये 4 होते हैं आप लोगों के स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से? चा, छा, जा, झा, ये होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनको जरा एक बार बोल के देखते हैं। इसमें जिह्वा उच्चारण स्थान को रगड़ती हुई जाती है, मतलब चा, छा, जा, झा। अब इनको बोल के देखिए, आपकी जो जीभ है वो यहाँ वहाँ हो रही है, कहीं टच कर रही है? आप ये देखिए जरा, कर रही है ना, इसलिए इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से? चा, छा, जा, झा, ये होते हैं आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आगे देखते हैं संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं वो देखते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकलती है उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकलती है, मतलब इनको बोलने में बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है, इसलिए इनको कहते हैं संघर्षी। मतलब इनको बोलने में संघर्ष करना पड़ता है। आप समझ रहे हो? इनको मतलब आप इजीली नहीं बोल सकते, इनको बोलने में बहुत प्रेशर देना पड़ता है, साथ ही बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको कहते हैं संघर्षी व्यंजन। और जिन वर्णों को बोलने में हम लोग जीभ को स्पर्श करते हुए करते हैं और साथ ही संघर्ष भी लगता है बोलने में, उन्हें हम लोग कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है उन्हें हम लोग कहते हैं संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से होते हैं संघर्षी व्यंजन? क्या होते हैं वो देखते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकलती है उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकलती है, मतलब इनको बोलने में बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है, इसलिए इनको कहते हैं संघर्षी। मतलब इनको बोलने में संघर्ष करना पड़ता है। आप समझ रहे हो? इनको मतलब आप इजीली नहीं बोल सकते, इनको बोलने में बहुत प्रेशर देना पड़ता है, साथ ही बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको कहते हैं संघर्षी व्यंजन। और जिन वर्णों को बोलने में हम लोग जीभ को स्पर्श करते हुए करते हैं और साथ ही संघर्ष भी लगता है बोलने में, उन्हें हम लोग कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है उन्हें हम लोग कहते हैं संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से होते हैं संघर्षी व्यंजन वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि शा, 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 हा, जा, फा, ये आप लोगों के होते हैं संघर्षी व्यंजन। आप लोगों ने बोल के देखिए, उच्चारित करिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है ना आप लोगों को। शा, शा, हा, जा, फा, तो ये क्या है? इसमें इनको बोलने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है या बहुत संघर्ष करना पड़ता है या बहुत एनर्जी लगती है इनको बोलने में, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं संघर्षी व्यंजन। आपको समझ आ रहा है इस पर संघर्षी क्या होता है, संघर्षी क्या होता है? आप इसको रिलेट करते हुए चलिए और इनको समझते हुए चलना है, आपको रटना नहीं है इन वर्डों। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नेक्स्ट आपका थर्ड है पार्श्विक। क्या होता है पार्श्विक व्यंजन? किसे कहते हैं पार्श्विक व्यंजन? जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख द्वार बीच में बंद रहता है और हवा दोनों पार्श्वों से निकलती है उन्हें हम लोग कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। मतलब क्या है इसका? जब हम इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि जो मुख द्वार का जो मेन पोर्शन है, मतलब जो आपके लिप्स हैं वो आपके बंद रहते हैं, और जो आपका जब ये व्यंजन बोलते हो दोनों साइड से, जो आपके साइड देखेंगे लिप्स के जो साइड्स होते हैं दोनों, वहाँ से आप लोगों की जो वायु है वो निकलती है। बोल के देखिए ज़रा ये व्यंजन है कौन सा? तो ये व्यंजन है आपका ला। बोलिए ला, 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 ला। आप जब इनको ला बोलेंगे ना तो ये देखिए मुंह तो आपका पूरा खुलेगा, लेकिन आपकी जो सांस जो निकलेगी, जो वायु निकलेगी वो आपके साइड के पोर्शन से निकलेगी, जो आपके लिप्स के दोनों साइड के पार्ट्स है ना, वहाँ से आप लोगों की जो वायु है वो निकलेगी। आप बोल के देखिए ला, 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 तो आपको खुद पता चलेगा कि जो आपकी जो वायु है वो साइड से निकल रही है, बीच में आपके हल्का सा रुकावट हो रही है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं पार्श्विक। पार्श्विक मतलब होता है साइड से, दोनों पार्श्वों से, मतलब दोनों पार्ट्स की जो आपके साइड के दोनों पार्ट है वहाँ से आप लोगों की वायु निकलती है, इसलिए इनको हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला आपका पार्श्विक व्यंजन है। कौन सा है? ला आपका पार्श्विक व्यंजन है। इसको बोल के देखिए ला, 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 ला। आपको समझ आ रहा है? तो पार्श्विक व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख द्वार बीच में बंद रहता है और हवा दोनों पार्श्वों से निकलती है, मतलब दोनों पार्ट से निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है आपका लुंठित या प्रकंपी व्यंजन। लुंठित और प्रकंपी व्यंजन क्या होता है? ये आपका 2 बार पूछा गया है, एक तो 2018 में, जिनके उच्चारण के समय जीभ नीचे की ओर लुढ़कती हुई सी लगती है उसे हम लोग कहते हैं लुंठित व्यंजन। मतलब जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है क्या वो लुढ़कती हुई लगती है, नीचे के साइड लुढ़क रही हो जैसे। तो ये व्यंजन कौन सा ये देखता हूँ, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके कहीं भी एग्जाम से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक वर्ण है केवल। आपको इसे ही समझना है कि आप लोगों का लुंठित क्या होता है। उसके पहले जो हम लोगों ने देखा था वो आपको पता होना चाहिए पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो देखते हैं क्या है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जीभ नीचे की ओर लुढ़कती हुई सी लगती है या प्रतीत होती है उसे हम लोग कहते हैं लुंठित व्यंजन। आगे क्या है, एक डेफिनेशन इसकी और है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जीभ में
कंपन होता है उन्हें हम लोग प्रकंपित या प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन को ही हम लोग प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं और इन्हीं को हम लोग प्रकंपी व्यंजन भी कहते हैं। किसे? लुंठित व्यंजन को। तो डेफिनेशन आपको समझ में आई। रा जो है ये आप लोगों का होता है लुंठित या प्रकंपी व्यंजन। बोल के देखिए इसको, रा 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 रा। तो आपकी जो जीभ क्या है ये नीचे तरफ आ रही है, आप देख रहे हो, और साथ ही आपकी जो जीभ है उसमें वाइब्रेशन भी हो रहा है। आप ट्राई करिए, रा रा रा। व्यंजन एक ही होते हैं, प्रकंपी, लुंठित और प्रकंपित व्यंजन एक ही होते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं लुंठित, इन्हीं को प्रकंपी और इन्हीं को हम लोग प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे फिफ्थ है आप लोगों का स्पर्शी व्यंजन। क्या होते हैं स्पर्शी व्यंजन? जब हम मुखद्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है उसे हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। मतलब जब हम लोग किसी भी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो क्या अपना मुखद्वार खोलते हैं? जब भी हम कुछ बोलते हैं तो मुंह तो खुलता है ना हम लोग का। तो जब आप लोगों का मुंह खुलता है और हम लोग किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो यहाँ वहाँ स्पर्श करती है, इसलिए इनको हम लोगों ने स्पर्शी व्यंजन कहा है। कौन कौन से होते हैं स्पर्शी व्यंजन? का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, धा, पा, फा, भा, भा, बा, भा। तो ये क्या है? ये आपके होते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन कौन से? का, खा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपके होते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा? आप लोगों ने देखा स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, उसके पहले हम लोगों ने देखा लुंठित और प्रकंपी व्यंजन क्या होते हैं, उसके पहले हम लोगों ने देखा पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं, और इस पर संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ये किसके आधार पर? ये आपके अभ्यांतर प्रत्यय के आधार पर होते हैं। अभ्यांतर प्रत्यय क्या होता है? वह चेष्टा बहुत इजीली बन जाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस भी ज़्यादा। प्रॉपर तरीके से मेरी क्लासेस देखते रहिए, क्लासेस से नोट्स बनाते रहिए। बस मेन नोट्स अगर आपने बना लिए मेरी क्लासेस के तो आप समझ जाइए, अगर वो नोट्स आपने बना लिए तो उन नोट्स से बाहर मैं कुछ भी कोशिश करूँ कि नहीं जाए। मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ना वो भी आपके उसी नोटबुक में मिलेंगे क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आपने अगर मेरी नोट्स बना ली, जो बहुत सारे आपके ऐसा नहीं चैप्टर कराऊंगी, मैं आपकी लिमिटेड चीज़ें कराऊंगी और वो चीज़ें जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने मेरे प्रॉपर नोट्स बना दिया है, यहाँ पे क्या यहाँ 2 चैप्टर का मिक्सअप है, इस वजह से मैं आपको बता के चल रही हूँ। अदरवाइज आपके चीज़ें कुछ बाहर नहीं जा रही, कहीं कुछ नहीं जा रहा, सारा कुछ मैं आपको कवर कराऊंगी। देखिए क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, बिकॉज मुझे लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपकी कॉमेंट्स और लाइक ही तो मुझे मोटिवेट करते हैं डेली क्लासेस लेने के लिए और आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो अगर क्लासेस पसंद आया करें तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करिए जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके, क्योंकि जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तभी आपकी भी कोई ना कोई हेल्प करेगा। तो आप लोगों को अगर आपको पसंद आ रही है सेशन, आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करिए। साथ ही अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करिए और उसके साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता दें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो चलिए हम लोग आगे। वर्णों को लिखते समय सावधानियाँ, मतलब हम लोग जब वर्ण लिखते हैं तो उस टाइम हम लोगों को कुछ चीज़ों की सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम लोग वर्णों को लिखते हैं अपनी नोटबुक में या फिर बच्चों को जब हम लोग पढ़ाएंगे तो हमें वहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्णों को सही से नहीं लिख पाते हैं या फिर आप कह सकते हो कि वो लिखते ही नहीं है या फिर उनकी हैबिट में जो है वो नहीं होता है। बिकॉज हम लोग जैसा मनाते हैं वैसा व्यंजन लिखते हैं या फिर वैसा ही वर्ण लिख देते हैं क्योंकि बचपन से वही चीज़ चल रही हो। अब क्या है, जैसे बड़े होते हैं हम लोग तो राइटिंग हम लोग की फास्ट हो जाती है, तो फिर हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते कि क्या लिख रहे हैं, बस जो लिख रहे हैं वो समझ आना चाहिए मेरे को। अभिभावक सभी वर्णों को सही नहीं लिख पाते हैं तथा उच्चारण के समय भी गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए जो वर्ण ठीक प्रकार लिख या बोल नहीं पाते या लिखने में गलती कर देते हैं जो कि निम्न है। मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलने में गलती कर देते हैं या फिर उनको लिखने में अक्सर गलती करते हैं। तो इस बात का हम लोग टीचर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के भविष्य में, क्योंकि जैसा टीचर बच्चे को सिखाता है बच्चा वैसा ही सीखता है। तो आपको बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखानी है और जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आप बच्चों को वो चीज़ें ना बताएं, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूजन में है तो बच्चा भी कन्फ्यूजन में जाएगा। इसलिए जब तक आप चीज़ें श्योर ना कर लें, कन्फर्म ना कर लें, तब तक बच्चे के साथ डिस्कस ना करें। तो ये कुछ बच्चों को पढ़ाने के मेथड्स होते हैं जो कि आप लोगों को सीखने हैं डीएलएड में, कि आपको लोगों को बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना। सबसे फर्स्ट है आप लोगों का घा ऊपर से बंद तथा धा ऊपर से खुला रहता है। मतलब क्या है, देखिए जरा इसका, कि मुझे आपको अच्छे से लिख के बताना पड़ेगा क्या होता है। जब हम लोग घा लिखते हैं, देखिए आप ये घा है, घा को क्या करते हैं, ये ऊपर से बंद होता है, इस पर ऐसे लाइन खींचते हैं ऐसे लाइन। लेकिन जबकि धा जो होता है उस पर हम लोग केवल ऐसे लाइन खींचनी है, क्योंकि अगर ऐसे खींच देंगे तो ये धा बन जाएगा, जो ये धा है ये तो घा लगने लगेगा ना, फिर ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब हम लोग धा बनाएंगे तो वहाँ केवल इसके डंडे पे लाइन पे खींचेंगे, ये जो गुंडी है यहाँ पर नहीं खिलेंगे, लाइन खींचेंगे क्योंकि ये खुली रहेगी। तो बताया गया है घा ऊपर से बंद तथा धा जो है वो ऊपर से खुला रहना चाहिए। घा को बंद कर देना है और धा को हम लोगों को खुला रखना है। तो ये राइट तरीका है लिखने का। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है,
था ऊपर से खुला तथा या ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। मतलब अब क्या है, जो आपका या होता है इसको आप लोगों को प्रॉपर बंद कर देना चाहिए, लेकिन जो आपका था होता है इसको आप लोगों को खोल के रखना चाहिए। इस पर पूरे पे लाइन नहीं करनी है आपको, था पे आपको, था पे केवल इस डंडे पे लाइन करनी है, जबकि या पे आपको पूरी लाइन करनी है। तो ये क्या है, ये लिखने के कुछ तरीके हैं जो आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने हैं। मतलब आप लोग की गलतियां कर रहे होंगे, आप लोग देखिए, आप लोगों ने जहाँ कहीं ऐसा लिखा है तो ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे लिख रहे हो जैसे ये इसमें बताया गया है, मतलब कहीं आप भी तो गलती नहीं कर रहे हैं। ये एक बार आप चेकआउट कर लें, अगर आप गलती कर रहे हैं तो उस गलती को आपको सुधारना है। अब आगे हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट बताता है भा ऊपर से खुला तथा माँ ऊपर से बंद करके लिखिए। मतलब भा को ऊपर से खुला रखना है और माँ को ऊपर से बंद रखना है। देखते हैं किस प्रकार से। भा आपने लिखा तो आपको इस तरीके से एक डंडा लगाना है, जबकि माँ अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा इस तरीके से उसके ऊपर डंडी लगानी है। तो ये दोनों राइट तरीके हैं इसको लिखने के। भा ऊपर से खुला रहेगा जबकि माँ जो है वो ऊपर से बंद रहेगा। इस बात को आपको ध्यान से देखना है। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट में क्या बताते हैं, इसी प्रकार ना, रा, ला, शा, शा, हा को भी ध्यान से लिखना चाहिए। मतलब इसी तरीके से ना को देखिए, ये ना में आप नीचे से गुंडी लगाते हैं, ओके। रा जो है आप इसको ऐसे लिखेंगे, ला को आपको प्रॉपर ऐसे लिखना है, उसके बाद सा को आपको ऐसे लिखना है। तो ये सब के ये तरीके हैं कुछ लिखने के। तो आपकी लिखावट अगर अच्छी है तभी तो आप बच्चों को वैसे सिखाएंगे। तो आप सकते हैं रा वर्ण का उदाहरण। रा वर्ण जो है इसकी उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। रा कई प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे ये ग्रहण है, ग्रहण में क्या है, नीचे रा लगा हुआ है। पर्वत में क्या है, ऊपर रा लगा हुआ है। गृहस्थ में क्या है, नीचे रा लगा हुआ है। और जो थर्ड है ऋषि, ऋषि में यहाँ आपकी ये रा लगा हुआ है। तो ये क्या है, रा वर्ण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि रा कहाँ कहाँ लग सकता है। तो रा ग्रहण में नीचे लगा है, पर्वत में ऊपर लगा है, गृहस्थ में नीचे लगा है, ऋषि में आपके नीचे लगा है। तो ये रा वर्ण के उदाहरण हैं कुछ, जो कि आपको ध्यान देने हैं जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएं। आगे देखते हैं। 6 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। क्या है 6 पॉइंट, आ, ओ, अंग, अहा, था, धा, भा को ध्यान से देखें तो ये सभी वर्ण ऊपर से खुले रहते हैं। मतलब अगर इन वर्णों को हम लोग देखें तो ये ऊपर से कैसे खुले रहते हैं। मतलब आ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, बड़ा आ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सॉरी ये मेरा गलत खुद ही हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, केवल इस पर रहेगी। आओ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, आओ, मतलब आ के ऊपर नहीं आएगी आपको, ठीक है। उसके बाद अंग को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसके बाद था को हम लोग ऐसे लिखते हैं, धा को हम लोग ऐसे लिखते हैं। मतलब इनमें जो क्या है, इनमें बताया गया है कि इनको हम लोग कैसे लिखेंगे। ये सभी वर्ण ऊपर से खुले रहते हैं। बच्चे इन वर्णों को लिखते समय उनके ऊपर पूरी लकीर खींच देते हैं। जैसे कि आ है तो आ को लिखते रहें, बच्चा ऐसे करता है, ऐसा नहीं होता। आ जो है वो आपका ऐसे होता है, बड़ा आ जो है ये आपका ऐसे होता है, समझ लो। आपका ओ जो है ये आपका ऐसे होता है, आओ जो है ये आपका ऐसे होता है। आपको ऐसे नहीं करना पूरा इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा। तो आप समझ रहे हो, इस बात पे आपको ध्यान देना है कि बच्चे अक्सर यहाँ गलतियाँ करते हैं। जैसे कि था के ऊपर पूरी लकीर खींचने से ये या लगने लगता है, और धा के ऊपर पूरी लकीर खींचने से ये आप लोगों की घा लगने लगता है। ये एग्जाम्पल बताया कि था को अगर हम लोग इसके ऊपर पूरी लकीर कर देते हैं तो ये या लगने लगता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है कि या है या फिर ये धा है। तो इस वजह से यहाँ आपको ध्यान देना है कि धा पे आप लोगों को पूरी लकीर नहीं खींचनी है, जबकि घा पे आप लोगों को पूरी लकीर खींचनी है। आप समझ रहे हो। नासिक ध्वनियाँ जो होती हैं या लिपि जो या संकेत जो होते हैं उनको शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनको किस तरीके से शुद्ध लिख सकते हैं, क्योंकि अनुनासिक ध्वनियों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और इनके बारे में हम लोग को प्रॉपर तरीके से पता भी नहीं होता है। हम लोगों ने अनुनासिक ध्वनियों के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि अनुनासिक ध्वनियाँ क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बताया था। तो आगे देखते हैं एक ही चीज़। अनुनासिक ध्वनियों के संकेत अंग, ई, आहा। मतलब आपकी जो अंग होती है ये आपका ई के ऊपर मतलब जो बिंदी रख दी जाती है तो ये आपकी अनुनासिक हो जाती है। देखते हैं इसके बारे में। अंग को अनुनासिक ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको नासिका की सहायता से बोलते हैं। किसकी, नासिका की सहायता से उच्चारित किया जाता है। तो जो आपकी अंग होती है इसे हम लोग अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग नासिका की सहायता से उच्चारित करते हैं। मतलब एग्जाम्पल आपका जैसे कि हंस, जैसे एग्जाम्पल आपका जैसे हंस, झांसी, कहाँ, यहाँ, ये सब क्या है, ये सब आप लोगों के अनुनासिक हैं। ये क्या है, अनुनासिक हैं जिनको हम लोग नासिका की सहायता से बोलते हैं। कभी कभी कुछ ध्वनियों में स्वतः अनुनासिकता आ जाती है, जैसे कि सांप है। सांप में क्या है, सर्प का सांप होता है, तो इनमें क्या है अपने आप अनुनासिकता जो है वो आ जाती है। कुछ शब्दों में अनुनासिकता का आना स्वाभाविक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें अनुनासिक आपके आना ही है, ये श्योर है। जैसे चंद्र है, चंद्र का क्या कहते हैं, चंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा। ऊष्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्ट। ये क्या है, ये आपके तद्भव तत्सम है, या फिर आप इनको कह सकते हो संस्कृत से हिंदी में ट्रांसफर है। कूप आपका संस्कृत में होता है और कुआं आपका हिंदी में होता है। अश्र आप लोगों का संस्कृत में होता है, आंसू आप लोगों के अश्रु होगा यहाँ पे, आंसू आप लोगों के हिंदी में होता है। सत्य क्या है, आपके संस्कृत में होता है। सांच क्या है, ये आप लोगों के हिंदी में होता है। तो ये जो वर्ण होते हैं ये आपके अनुनासिक वर्ण होते हैं, या फिर इनका उच्चारण जो है वो नासिका की सहायता से होता है, इसलिए इसको हम लोग अनुनासिकता कहते हैं। जैसे कि चांद, ऊंट, कुआं, अंशु या आंसू,
उसके बाद साँच, ये सब क्या है, ये सब आपके अनुनासिक शब्द होते हैं या अनुनासिक वर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? ये सब आप लोगों के अनुनासिक शब्द होते हैं। कौन कौन से? चांद, ऊन, कुआं। इन लोगों को हम लोग बोलना नहीं चाहते नाक के स्वर से, लेकिन ये अपने आप ही बोले जाते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग अनुनासिकता कहते हैं। तो यहाँ हम लोग गलतियाँ कर देते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोग होते हैं जो चांद इस तरीके से लिख देते हैं। क्या? चांद इस तरीके से लिख देते हैं। या कुआं लिख दिया तो कुआं में उन्होंने ये नहीं लगाया और उन्होंने ऐसे लिख दिया कुआं, कुआं लिया और ऐसे, तो ये क्या, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, जबकि ये आपका सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं कई बार आपसे पूछा गया है शुद्ध और अशुद्ध शब्द लिखिए। इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। कल आप लोगों की 2 क्लासेस रहेंगी, मैं आपको बता दूंगी आगे शेड्यूल कैसा है। अभी आप पहले इसको समझ लो। जा सकता है हंस, ऐसे, तो ये आपका हंस होता है, जबकि ये है आपका हश। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। सर्प, सांप कैसे लिखते हैं? तो तद्भव अशम इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या फिर आप ये पूछा जाता है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तभी हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा, डेफिनेशन क्या है, अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्ध रूप में लिखना। किस तरीके से हम लोग इनको शुद्ध तरीके से लिख सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो आज हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली आप लोगों की। क्या क्या चीज़ें डिस्कस की कि किस तरीके से हम लोगों को वर्णों को लिखते समय सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं उन वर्णों को हम लोगों ने देखा कि कहाँ कैसे गलतियाँ होती हैं लिखते टाइम या फिर उच्चारण करते टाइम। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ आप लोगों का है कि अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्ध रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, जो मैंने कहा था कि मैं क्लास के बाद करूँगी। तो वो जो डिस्कशन है वो देख लेते हैं, क्या डिस्कशन है देखते हैं आगे यहाँ पे क्या डिस्कशन है आप लोगों का। देखिए अभी क्या था, अभी जो आप लोगों की क्लास चल रही थी वो किसके अकॉर्डिंग चल रही थी, वो आप लोगों के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रही थी। मैंने